अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। तो हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। रोटावेटर यंत्र से कैसे करें धान की खेती हेतु भूमि की तैयारी। बैंगन की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां और बिचड़ा तैयार करने की तकनीक। किसान भाइयों, राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। ऐसे जिन भाइयों का धान का बिचड़ा रोपाई योग्य तैयार हो गया है, वो अभी इसकी रोपाई के लिए खेत की तैयारी में जुटे होंगे, जिसमें किसान भाइयों को अधिक खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर किसान धान की रोपाई हेतु रोटावेटर से खेत की तैयारी करें तो वो कम समय और कम लागत में खेत को तैयार कर सकते हैं। पर अब बात आती है कि आखिर रोटावेटर से खेत तैयारी कैसे करना है और इसके क्या कुछ लाभ हैं। तो इस बारे में जानकारी के लिए चलिए मिलते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि अभियंता डीके रूसिया से। ये हमारे किसान बंधुओं, ये आप देख रहे हैं, ये अभी हमारे सामने जो चल रहा है ट्रैक्टर के साथ, ट्रैक्टर के पीछे यह एक रोटावेटर है। किसान भाइयों, ये रोटावेटर यंत्र क्या है और यंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी है, आइए जानते हैं। किसान बंधुओं, यह एक बड़ा अच्छा उपकरण है। ये 2 मीटर चौड़ा भी आता है, 3 मीटर चौड़ा भी आता है और आप देख रहे हैं इससे कितना बढ़िया कदवा हो रहा है। किसान बंधुओं, हमको खेत को जोतना पड़ता है, हमको खेत की खरपतवार निकालना पड़ती है और ज़्यादा गहराई जुताई न हो जाने के कारण हमारी खरपतवार बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। रोटावेटर इतनी इसमें ब्लेड है, इतनी स्पीड में ये घूमता है, चलता धीरे धीरे, लेकिन क्या कर रहा है, एक एक ढेले को अच्छी तरह तोड़ के पानी के साथ मिला के गादा कर दे रहा है और इसमें जितनी घास, खरपतवार, अन्य अवांछनीय पौधे सारे जड़ तोड़ तोड़ के उसके साथ कदवा में मिलते चले जा रहे हैं और क्या हो रहा है, पूरा कीचड़ हमारा तैयार हो जा रहा है, हर कण मिट्टी का पानी में मिलता चला जा रहा है। दूसरा फायदा कि जब हम रोपा करते हैं तो हम पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की दूरी को नियमित कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं जितनी हमको आवश्यकता हो। तीसरा फायदा, सारे खरपतवार को हमने मिट्टी और पानी में मिला दिए और कीचड़ बना के एकदम प्लेन कर दिया तो हमारी जब धान में निकाई गुड़ाई का समय होता है उस समय हमको खरपतवार से ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता है और एक बार निकाई गुड़ाई कर लेने में पौधा रोपणी के 20-25 दिन के बाद हम एक बार अगर निकाई कर देंगे तो हमारी ज़्यादा खरपतवार किसान बंधुओं नहीं खेत में आती है। इसका मतलब चौथा फायदा, जो खाद हम अपने धान को वृद्धि होने होती देते हैं वो पूरा भोजन हमारा धान लेती है, ना कि खरपतवार।
और हमारी मजदूरी की दर में, मतलब हमारी खेती की लागत में भी कमी आई। और यह रोटावेटर हमारा 35 हॉर्स पावर का जो भी ट्रैक्टर हो आसानी से उसके साथ चलता है। और आप देख रहे हैं बंधुओं, हमारे पीछे ट्रैक्टर चल रहा है और किस प्रकार से कदवा तैयार कर रहा है। किसान भाइयों, आप 24-25 HP का जो ट्रैक्टर आता है उसमें 1 मीटर का लगा सकते हैं। उससे ऊपर के जो ट्रैक्टर हैं उसमें आप 2 मीटर का लगाएं, और जो 45 HP के ट्रैक्टर हैं उनमें 3 HP का लगा सकते हैं। और यह रोटावेटर 3 मीटर का। और बंधुओं, किसान भाइयों, आपके खेत के आकार पर निर्भर करता है। अगर आपके छोटे छोटे खेत हैं तो आप 1 मीटर वाला रखें। अगर आपके पास ज्यादा खेत हैं, बड़े खेत हैं, तो कम से कम 2 मीटर का रखें। किसान भाइयों, ये काफी महंगा है, इसलिए किसान इसे समूह बनाकर भी खरीद सकते हैं। इस यंत्र पर शासन द्वारा अनुदान भी देय है। रोटावेयर यंत्र की खरीदी पर अनुदान के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग या जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों, आज ही आप राज्य के कृषि विभाग, भूमि संरक्षण विभाग से संपर्क करें और आइए हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जो जानकारियां आपको जरूरत है, मैं कृषि इंजीनियरिंग विभाग में आपको आमंत्रित करता हूं। आप हमारे यहाँ आके यही नहीं, रोटावेटर ही नहीं, अन्य सारे उपकरणों के बारे में जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, आज ही हमसे मिलें, संपर्क करें, हम आपको उचित जानकारी देंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। कार्यक्रम में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश में बैगन की खेती वर्ष भर की जाती है, तो जो किसान भाई इस मौसम में बैंगन की खेती करना चाहते हैं उन्हें अभी से ही इसका बिचड़ा तैयार करना होगा। और स्वस्थ बिचड़ा तैयार करने के लिए उन्नत किस्मों का चयन, बीज की मात्रा, बुआई विधि इत्यादि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जहां पर किसान अक्सर चूक कर जाते हैं। इसलिए बैंगन का स्वस्थ बिचड़ा तैयार करने के लिए नर्सरी किस तरह से करें तैयार, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार। यहाँ पर हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि अगर आप बैगन की खेती करना चाहते हैं तो बैगन एक ऐसी फसल है जो मुख्यतः जाड़े के मौसम में तो उगाई ही जाती है, लेकिन इसको हम कूल क्लाइमेट क्रॉप या सब ट्रॉपिकल पौधा भी कहते हैं, और इसको पूरी साल आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो ये भी मौसम जो बरसात का शुरू होने वाला है, इस मौसम में भी बैगन की आप खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके लिए अगर ज़मीन की तैयारी करनी हो तो निश्चित तौर पर हम मोटे तौर पर यह कहते हैं कि सब्जियों की अगर खेती करनी है तो ज़मीन आपकी अपलैंड होनी चाहिए, यानी ऊंची ज़मीन होनी चाहिए जिसमें जल जमाव नहीं हो। विशेष तौर से अगर बरसात में कर रहे हैं बैगन की खेती तो जल जमाव नहीं होना चाहिए, और मिट्टी जो होनी चाहिए वो बलुई दोमट या दोमट होनी चाहिए। जमीन आसपास के क्षेत्र से थोड़ी ऊंची हो तथा खेत में 15-20% ढलान हो, ताकि वर्षा ऋतु में अतिरिक्त पानी क्यारी से बाहर चला जाए। क्योंकि बरसात के समय अगर चिकनी मिट्टी में आप बैगन लगाते हैं तो उसमें जल जमाव ज़्यादा होगा और पौधों में उगठा का रोग ज़्यादा लगेगा, जिससे आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप भूमि का चुनाव करके क्यारियां बनाना। पौधशाला में बीजों की बुवाई करने के लिए क्यारियां मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार से बनाई जाती हैं। वर्षा ऋतु में हमेशा जमीन की सतह से 15 से 20 मीटर ऊंची क्यारियां बनानी चाहिए। रसायनों द्वारा बीज शोधन कैप्टॉन या थीरम नामक दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें। इसके अलावा जैविक विधि से भूमि एवं बीज शोधन भी काफी फायदेमंद है। और रही बात प्रभेद की, तो बैगन एक ऐसी फसल है
जिसमें बहुत सारे हाइब्रिड्स देश में उपलब्ध हैं और देश में क्या स्थानीय मार्केट में भी उपलब्ध हैं और ये बड़ी अच्छी उत्पादन देती हैं। तो आपको देखना ये होगा कि बैगन में जहाँ पर आपकी इसकी बाजार व्यवस्था करनी है, जहाँ पर इसका क्रय विक्रय करना है, वहाँ पर किस प्रभेद का ज़्यादा चलन है या ज़्यादा दाम मिलता है। जैसे गोलाकार के प्रभेद, लंबे आकार के प्रभेद, हरे कलर के बैगन, बैगनी कलर के बैगन, ये सब चीज़ें देखते हुए आप प्रभेद का चुनाव करें और अच्छे तौर से आप जान लें कि बैगन की काफ़ी अच्छी ट्रेडिशनल वैरायटी की अपेक्षा हाइब्रिड की काफ़ी अच्छी यील्ड होती है, जिसमें हम 800 से लेकर 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर की यील्ड प्राप्त कर सकते हैं और ये 4 से 5 महीने की क्रॉप है। बीज की बुवाई साधारणतः बीजों को छिटक कर ही बोते हैं, परंतु कतारों में बोना अधिक अच्छा होता है। इससे निराई गुड़ाई में आसानी रहती है तथा बीज का वितरण भी समान रहता है। प्राय पंक्तियां 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती हैं। बीजों की गहराई किस्मों पर निर्भर करती है। बुवाई के बाद बीजों को मिट्टी से हल्का ढक देते हैं। भारी मिट्टी में बीजों को बहुत हल्का ढकना चाहिए। ढकने का काम प्राय धीरे धीरे अंगुलियों से या लकड़ी के टुकड़ों से करना चाहिए। क्यारियों को नम रखने के लिए फुहारों से हल्की सिंचाई करनी चाहिए। प्रारंभ में बीजों के कोमल अंकुरों को तेज धूप से बचाने के लिए उन्हें फूस या सूखी पत्तियों से ढक देना चाहिए। जब पौध 2 से 3 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो अधिक छाया रहने से अथवा अधिक पानी देने से पौधे पीले व मुलायम हो जाते हैं। रोग एवं कीट का प्रकोप भी बढ़ जाता है। आर्द्र गर्म मौसम में अर्धपतन जैसी बीमारी की आशंका बनी रहती है। रोगग्रस्त पौधों को तुरंत हटा देना चाहिए। समय पर रोग एवं कीट का नियंत्रण करना चाहिए। और जब नर्सरी 25 से 30 दिनों का यानी 5 से 7 इंच का हो जाए, 5 से 6 पत्तियों का हो जाए, तब इसकी आप एक पौधा एक स्थान पर रोपाई करें, तो इससे आपको काफी लाभ होगा। तो आगे कुछ और भी रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। नींबू की मांग बाजार में वर्ष भर बनी रहती है, जिसके कारण अपने प्रदेश में इसकी बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है और इस बदलते मौसम में बागों में कई तरह के रोगों के आने की संभावना रहती है, जो कि इनके फलन पर बुरा प्रभाव भी डालते हैं। इसलिए बागवान भाइयों, बागों से अधिक फल प्राप्त करने के लिए इस समय इन रोगों के रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाया जाए, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। प्राय सभी क्षेत्रों में इसकी बागवानी की जाती है और इसका विभिन्न प्रयोग भी होते हैं, लेकिन उचित जानकारी के अभाव में इसमें कुछ रोग और कीड़ों का प्रकोप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे नींबू उत्पादक किसान भाइयों को इसका अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है। तो नींबू में लगने वाली जो प्रमुख बीमारियां हैं, उसमें जो सबसे पहली बीमारी आती है उसको हम लोग तना विगलन के नाम से भी जानते हैं, भूरा विगलन के नाम से भी जानते हैं तथा इसको हम मूल स्तंभ विगलन के नाम से भी जानते हैं। बागवान भाइयों, अगर हम नींबू के बाग में इस समय लगने वाले रोगों की बात करें तो इस समय तना विगलन रोग का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने में आता है। इसलिए बागवान भाई इस रोग की पहचान कर किस तरह से करें इसका प्रबंधन, आइए जान लेते हैं। किसान भाइयों, इस रोग में क्या होता है कि तने के जो निचला भाग है, जो जमीन के पास रहता है, वहां पर इस रोग के लक्षण वर्षा ऋतु में दिखाई पड़ते हैं। अधिक जब उग्र होने लगता है यह रोग, तो छाल भी नष्ट हो जाती है तथा उसके अंदर की जो लकड़ी होती है पे भी इसका प्रकोप होने लगता है। किसान भाइयों, इस रोग के प्रबंधन के लिए हमें जो नींबू के उत्पादक भाई हैं, उनको जल निकास का समुचित प्रबंध अपने बाग में रखना चाहिए। दूसरी बात जो आती है, गोंद निकलने वाले भाग को हम साफ कर लें और वहां पर यदि हम बोर्डो मिक्सचर या बोर्डो पेस्ट का लेप लगा देते हैं तो इस रोग
की तीव्रता कम की जा सकती है। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त जहाँ पे गोंद निकलने की समस्या आती है तो पेड़ के चारों तरफ थाले बनाकर उसमें हम कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोरान तथा बुझा हुआ चूने को यदि थाले में मिलाकर डालते हैं तो भी इस रोग से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, जो दूसरा प्रमुख रोग नींबू में लगता है उसे हम सिट्रस कैंकर के नाम से जानते हैं। इस रोग के लक्षण पत्तियों पर, टहनियों पर तथा फलों पर दिखाई पड़ते हैं। पत्तियों पर इस रोग के लक्षण में क्या होता है कि उसके ऊपर छोटे छोटे जलीय आकार के धब्बे बनते हैं जो बाद में बड़े होने लगते हैं तथा इन जलीय धब्बों के बीच का भाग धंस जाता है तथा किनारे के भाग उभर जाते हैं तथा इन धब्बों के चारों तरफ हल्के पीले रंग की संरचना सी दिखाई पड़ती है। बाद में ये सभी धब्बे भूरे रंग के हो जाते हैं। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त इस रोग का प्रकोप टहनियों पर भी होता है और जहाँ पे ये टहनियों पर ये आता है वहाँ से टहनियाँ सूखने लगती हैं, टूट जाती हैं तथा जब नींबू के फलों पर इसका प्रकोप होने लगता है तो उस पर छोटे छोटे उभरे हुए धब्बे बनते हैं जो कि खुरदुरे भी होते हैं, जिससे जब ये रोग लग जाता है तो हमारा जो नींबू होता है उसके ऊपर ये खुरदुरे पूरे धब्बे बने रहते हैं जिससे बाजार में उसका मूल्य कम हो जाता है। अब बात करते हैं नींबू के फल बागों में लगने वाले कैंकर रोग की। इस रोग से प्रभावित नींबू के फलों की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ ही साथ हमारे बागवान भाइयों को ऐसे फलों का बाजार भाव भी कम मिलता है। इसलिए इस तरह की समस्या से बचने के लिए आप इस रोग की पहचान कर किस तरह से इसका प्रबंधन करें वो भी जानते हैं। किसान भाइयों, यदि यह रोग भी आपके खेतों में लग रहा है या आपके बागों में लग रहा है तो सबसे पहले आपको अपने बागों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा यह जो रोग ग्रसित पत्तियां हैं या टहनियां हैं उनको इकट्ठा कर लें और उसको जला दें। इसके बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस पर यदि छिड़काव कर देते हैं तो यह सिट्रस कैंकर रोग आगे नहीं फैलेगा। इसके अतिरिक्त आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 से 5 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें तो इस रोग से बचा जा सकता है। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप हमारे बताए इन बिंदुओं पर विचार करेंगे और उसको अपने नींबू के बागों में लगाएंगे, उसका उपयोग करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने नींबू के बागों से अधिक उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है राजपुर जिला बक्सर से केदार सिंह जी ने। इनके एक पशु का गला सूज रहा है और यह जानना चाहते हैं कि यह कौन सा रोग है तथा इसका उपचार कैसे कराया जाए। तो केदार सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हमारे बड़े पशुओं में ये जो मौसम है, इस मौसम में गला घोटू के टीके लगाए जाते हैं। गला घोटू के लक्षण हमारे सभी पशुपालक भाई जैसा कि जानते हैं, गला घोटू के लक्षण में जो इसका बैक्टीरिया होता है पास्चुरेला मल्टोसिडा, प्रत्येक पशु के श्वास नली में नॉर्मल इनहेबिटेंट होता है और गर्मी मौसम जैसे ही समाप्त होता है, जब अचानक पानी बरसेगा या मौसम में अचानक परिवर्तन होगा, ऐसी दशा में पशु स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने की वजह से जो बैक्टीरिया जीवाणु मौजूद है श्वास नली में वो प्रोलिफरेट हो करके उस बीमारी का संक्रमण का रूप लेगा और गला घोटू में श्वास नली में इतनी सूजन आ जाती है कि ऐसे पशु अच्छी तरह से सांस ना ले पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है और बहुत ही घातक बीमारी है। और ऐसे पशुओं को अगर सही समय पर टीकाकरण करा दिया जाए तो गला घोटू से बचाया जा सकता है। यदि इसके बावजूद भी गला घोटू के लक्षण देखने को मिलते हैं, गर्दन में सूजन आती है, लार ज़्यादा गिर रही है, बुखार ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर के ऐसे पशुओं को निदान कराएं तो उनकी जान बचाई जा सकती है। अगर हमारे पशुपालक भाई इस बीमारी पर ध्यान देंगे तो अपने पशुधन से हानि से बच सकते हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
और चलिए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तिल की अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियां और वैज्ञानिक बुआई विधि। बारिश के मौसम में मधुमक्खियों और मधुबक्सों की देखरेख पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट करिए, annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।